नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निकटतम सहयोगी एवं विंध्य क्षेत्र के प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव भारत को ब्रिटिश हुकूमत की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए, मां भारती को परतंत्र की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सन 1857 से लेकर 1947 तक ना जाने कितने देशभक्तों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कई लोगों ने तो जेल में रहते हुए यातनाएं सहते हुए प्राण त्याग दिए और कईयों को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। उनके निष्ठा, आस्था और भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जो जुनून था, जो शिद्दत थी, वो देशभक्ति थी कि वो महापुरुष प्रताड़ित होते हुए भी, अंग्रेजी की लाठी खाते हुए भी, बर्फ की सिल्लियों में सोते हुए भी सिर्फ एक बात कहते थे, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस तरह के जय घोष करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आज हम पुण्य स्मरण करते हुए गौरवान्वित करते हैं। आज़ादी के आंदोलन में वैसे तो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से लोगों ने इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी है। इस आज़ादी के आंदोलन में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक छोटे से गांव खीरा में जन्म लेने वाले बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव ने भी आज़ादी के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम सुभाष श्रीवास्तव है और मेरे पिताजी का नाम बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव। इनका आज़ादी में क्या योगदान था? बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव का आज़ादी के आंदोलन में अगर देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र के उस ज़माने के जो युवा अवस्था के नौजवान थे, उनमें जो गिनती के लोग थे उनमें से एक ये भी थे। और इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आंदोलन प्रदर्शन किया और उसके लिए उन्होंने चौथी क्लास से, जब बालक ठीक से बोलना नहीं सीख पाता है, चलना फिरना ठीक से नहीं सीख पाता और कोई उसकी सोच नहीं हो पाती है। अब सबसे मेन बात यह है कि अपना वैचारिक कोई आधार नहीं बन पाता। उस उम्र में 9 साल की उम्र में उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने की एक धुन सवार हुई और उसका कारण ये था कि उनके आसपास जो लोग थे रायपुर कट्टुलान, क्योंकि ये रीवा जिले के हुजूर तहसील के थाना रायपुर कट्टुलान के अंतर्गत आने वाले गांव खीरा के थे, तो रायपुर कट्टुलान से जुड़े लोग जो राम कुमार सिंह जी थे या बड़ा नाम एक सूरबली सिंह जी, जो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक शिक्षाविद भी रहे, तो इन सब के साथ रहने के कारण उनको जो है देश की आज़ादी का जज्बा उनके अंदर जागा और चौथी क्लास से उन्होंने शुरू कर दिया था आज़ादी के आंदोलन में काम करने के लिए और लड़कों को इकट्ठा करना। उन्होंने मित्र मंडल नाम की एक संगठन बनाई, लड़कों की, बच्चों की, बालकों की, युवक मंडल के नाम से एक संगठन बनाया और इस तरह से छोटे छोटी उम्र के 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल के लड़कों को इकट्ठा करके वो अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी की जय, अंग्रेज यहाँ से चले जाओ, इस तरह करके वो नारे लगा, भारत माता की जय वगैरह नारा लगा के वो करते रहे। धीरे धीरे उनका जो रुझान था वो इतना व्यापक हुआ कि रीवा में आके कप्तान अवधेश प्रताप सिंह और उस ज़माने के लाल यादव सिंह जैसे बड़े नेताओं से जो आज़ादी के आंदोलन में कहीं ना कहीं लगे हुए थे, उनसे वो जुड़े और आगे चल के 1939 में उनको 7 माह का जेल हुआ अंग्रेज़ों से लड़ने के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने के कारण। और इतना ही नहीं, उस ज़माने में जो राष्ट्रीय पैमाने पर जो एक बड़ा नाम नौजवानों के आकर्षण का केंद्र बना वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के बाद जो एक बड़ा नाम हुआ नौजवानों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना, नेहरू जी रहे। तो नेहरू जी से हमारे पिताजी भी ने बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव भी युवा अवस्था में काफ़ी प्रभावित हुए और उसी प्रभाव के चलते वो बाद में रीवा की राजनीति से आज़ादी के आंदोलन से निकल के इलाहाबाद गए और इलाहाबाद उन दिनों इलाहाबाद का आनंद भवन उन दिनों आज़ादी के आंदोलन का केंद्र भी था पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर और मोतीलाल जी से लेके जवाहरलाल जी पूरे उस देश के पैमाने पर आंदोलन में भाग लेते रहे हैं। तो पापा हमारे
यानी बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव नेहरू जी के पास संपर्क में गए, काफ़ी कुछ 2-3 दिन समय लगा, बातचीतें हुई। उसके बाद उन्होंने अपना विश्वास जता के उनके साथ रहने का मन बनाया और जवाहरलाल जी ने भी स्वीकृति दी और वो आनंद भवन में काफ़ी दिनों आज़ादी के आंदोलन के समय भी और आज़ादी मिल जाने के बाद भी इलाहाबाद के आनंद भवन से जो उनका सफ़र शुरू हुआ, तो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका निवास बना दिल्ली में 3 मूर्ति भवन, उस 3 मूर्ति भवन में भी जवाहरलाल जी के साथ पारिवारिक सदस्य की हैसियत से लगातार उनके साथ रहे और एक लंबा सफ़र उनका आनंद भवन इलाहाबाद से लेके और 3 मूर्ति भवन दिल्ली तक का उनका रहा है। और इसी बीच में 1946 में वो आज़ादी के दौरान ही जब अंतरिम सरकार भारत की बनी तो प्रथम राजदूत बन के विजय लक्ष्मी पंडित रूस गई थी और विजय लक्ष्मी पंडित यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सगी बहन, छोटी बहन, तो उनके साथ उनके स्टाफ में बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव भी गए थे और वहाँ से 2 साल बाद वो जब लौटे मास्को से, रूस से, तो रूस से लौटने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी। वो किताब ये है जिसका नाम है दिल्ली से मास्को और इसकी सब टाइटल है मेरी रूस यात्रा। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना विचार दिया था 4 पंक्तियों का, जिसका आशय ये है कि यात्रा करनी अच्छी बात है, यदि यात्रा न कर सके तो यात्रा संबंधी पुस्तकें पढ़ना और भी अच्छी बात है। देश को आज़ाद कराने के बाद उन्होंने समाज और देश के लिए क्या क्या किया? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत सही है, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन से जुड़े जो मूल्य थे, सत्य, अहिंसा, देशभक्ति, ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, ये जो मूल्य उभर के सामने आए थे आज़ादी के आंदोलन से और महात्मा गांधी के नेतृत्व का जो असर रहा है पूरे आंदोलन में, देशवासियों में, आंदोलनकारियों में, वो असर कूट कूट के बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव के अंदर भरा और यही वजह रहे कि वो पूरे संपूर्ण जीवन जवाहरलाल नेहरू जी के साथ ही भर नहीं रहे। उनके निधन के बाद 27 मई 1964 के बाद वह लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी रहे और लाल बहादुर शास्त्री से उनके व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक संबंध रहे। वो भी बहुत, शास्त्री जी भी पापा को बहुत मानते थे, महेश बाबू को। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जब बनी देश की प्रधानमंत्री, तो इंदिरा जी भी जवाहरलाल जी के रिश्तों को जानते हुए बाबूजी के साथ उनके क्या संबंध थे, वो भी वही रिस्पेक्ट, बड़े का सम्मान देती थी और जीवन भर उन्होंने सम्मान दिया जब तक पापा जिंदा रहे। लेकिन तीनों प्रधानमंत्री के साथ सीधा संपर्क, पारिवारिक संपर्क होने के बावजूद भी आप कल्पना करिए, जो व्यक्ति एक छोटे से गांव खीरा से निकल के दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा हो आज़ादी के आंदोलन से भाग लेते हुए, वो व्यक्ति पूरे जीवन भर अपनी ईमानदारी और सच्चाई का इस तरह का मिसाल पेश किया कि जब वो निधन हुआ उनका 1 मार्च 1993 को, तो उनके उस बैंक खाते में, जो खाता खुला केवल इसलिए था कि स्वतंत्रता सेनानियों को जो पेंशन मिला करता था उन दिनों 200 रुपये मिलता था उस दौर में, आज तो 25,000 हो गया, तो उस 200 रुपये को कैश कराने के लिए उनके खाते में आए, इसलिए इलाहाबाद बैंक घोघर के बैंक शाखा में उनका खुला था और उनके मृत्यु के बाद जो खाते में खोल के देखा गया पासबुक, तो उसमें 10 रुपये 75 पैसा शेष बचा था। जो आदमी 3 प्रधानमंत्री के नज़दीक रहा हो, आज कोई सरपंच बन जाता है या सरपंच के नज़दीक भी रहता है, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज़ है। वो व्यक्ति इतनी सादगी, इतनी सरलता, इतनी सहजता से रहे, पूरे जीवन उन्होंने खादी का कुर्ता पैजामा पहना, सदरी पहनी, पूरे जीवन उन्होंने गांधी टोपी लगाई, पूरे जीवन उन्होंने गांधी का झोला लेके अपना जीवन यापन किया और कभी किसी तरह का कोई भी बेईमानी, भ्रष्टाचार, चीटिंग, धोखेबाजी कभी किसी तरह का कोई नहीं किया। अभाव में रह गए, कठिनाइयों को झेला। हम लोगों ने भी उनके कारण, उनकी ईमानदारी के कारण बहुत अभाव में जीवन जिया, कष्ट। मेरी माँ इसीलिए टीचर बनी, शिक्षिका बनी, क्योंकि उनको परिवार चलाना था। तो
वो देशभक्ति और समाज सेवा उनके अंदर कूट कूट के भरा था। और सबसे बड़ी एक उल्लेखनीय बात उनके जीवन की जो थी, जो विचार हम लोगों तक आया या हमने अपने बेटों में साकेत और सिद्धार्थ में ट्रांसफ़र किया, वो अपने आप हो गया वो चीज़। बाबू महेश श्रीवास्तव से सुभाष श्रीवास्तव होते साकेत और सिद्धार्थ तक पहुँचा कि वो जाति धर्म और मजहब को वो मानते ही नहीं थे, इससे ऊपर उठ के हमेशा सोचते रहे। और हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी जाति मजहब का आदमी हो, उसको सबको वो इंसान मानते थे, गले लगाते थे, प्रेम से व्यवहार करते थे, सबका सम्मान करते थे, सबको समानता की नज़र से देखते थे। और जो हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा और सद्भावना की भावना हमारे अंदर आई, वो हमको उन्हीं से मिली। और दूसरी चीज़ कि उन्होंने एक बार उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि बाबूजी, आप तो दोनों परिस्थितियों में जीवन जिए इस देश के अंदर, जब गुलाम भारत था तब भी आप रहे और आज़ाद भारत है तब भी आप हैं, तो आप इस दोनों भारत में अंतर क्या पाते हैं? तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्द में कहा था और बहुत दुखी मन से कहा था कि गुलाम भारत में हम लोग जब राजनीति करते रहे, समाज में सक्रिय रहते थे, तो हम लोगों का उद्देश्य होता था कि हम जीवन में क्या क्या जीवन समर्पित कर दें इस देश की आज़ादी के लिए, इस समाज के विकास के लिए, अपना सब कुछ होम करने के लिए संकल्प होता था हम लोगों का, इच्छा शक्ति होती थी। आज़ाद भारत में हम लोगों को देख रहे हैं कि लोग ये चाहते हैं कि हम क्या क्या इस देश से, इस सरकार से, इस भारत से हम प्राप्त क्या क्या कर सकते हैं। माने आज़ाद भारत में लोग प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, ज़्यादा घपला बेईमानी भ्रष्टाचार जो करना पड़े, लेकिन हम पैसा बनाना चाहते हैं। और गुलाम भारत में देशभक्ति का जज्बा था, भावना थी, देश को आज़ाद कराने का संकल्प था, उद्देश्य था, लक्ष्य था। उसके लिए नौजवान भगत सिंह जैसे नौजवान, खुदीराम बोस जैसे नौजवान, उधम सिंह जैसे नौजवान फांसी में चढ़ते थे, चंद्रशेखर आज़ाद अपने को गोली मार लेते थे देश की आज़ादी के लिए। समर्पण का भाव था उस ज़माने में गुलाम भारत में। आज़ाद भारत में वो समर्पण का भाव देश और समाज के प्रति देखने को नहीं मिलता, ये उनको दुख था इस बात का। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।